नमस्कार दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आपको कल की क्लासेस अच्छी लगी होंगी जो आपकी हिस्ट्री और पॉलिटी की थी। अभी आज का आपका क्लास है प्रैक्टिस सेट नंबर 3। आपके 2 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, आपका आज का तीसरा प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए क्लास का टाइम ना बर्बाद करें, डायरेक्ट क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी तैयारी रेगुलर बेसिस पे ऐसे ही कराई जा रही है। चलिए तो क्लास शुरू करते हैं। देखिए आपका पहला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है। इल्बर्ट बिल विवाद के साथ कौन सा वायसराय जुड़ा था, बताइए। आपसे पूछा है तो इल्बर्ट बिल विवाद था उसके साथ कौन सा वायसराय वायसराय आपका जुड़ा है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो इल्बर्ट बिल विवाद के साथ आपका लॉर्ड रिपन का नाम जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी आप लोग सही कर लीजिए। जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर बी उत्तर दिया दोस्तों राइट हो जाएगा। लॉर्ड रिपन वायसराय का नाम इल्बर्ट बिल विवाद से जुड़ा है, ठीक है। इन्होंने 1883 में एक बिल पेश किया था जिसमें प्रावधान किया गया था कि भारतीय जज भी यूरोपियनों के मुकदमे जो होते थे वो देख सकते थे, ठीक है। तो आप लोग ऑप्शन सही कर लीजिए, आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो गया। चलिए इसके साथ आपका अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, पूछा है कि किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था। तो बताइए वो कौन सा स्मारक था जिससे गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म को अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया। तो बताइए इसका राइट आंसर आप सभी के लिए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर। तो महाबोधि मंदिर समूह आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी जिसका भी है। जो स्मारक था आपका महाबोधि मंदिर समूह, गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था इससे। तो ऑप्शन नंबर आपका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जो महाबोधि मंदिर समूह बोध गया में अवस्थित है, ठीक है। महाबोधि मंदिर समूह में स्थित महाबोधि मंदिर के निकटतम बोधि वृक्ष है जिसके नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। यहीं से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जिसका भी है दोस्तों राइट हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 आपका क्या पूछा है। भारत में तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था, बताइए। भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था आपका, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा आप सभी का। भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था। तो 1398 ईस्वी में आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत पर तैमूर ने 1398 ईस्वी में आक्रमण किया था। तो ऑप्शन ऑप्शन नंबर आपका ये एकदम राइट हो जाएगा दोस्तों। जी जिसका भी उत्तर एकदम राइट हो जाएंगे। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। तैमूर लंग ने 1983 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया था। उसके आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान तुगलक वंश के नसरुद्दीन महमूद शाह तुगलक थे, ठीक है। और तैमूर ने एशिया के बृहद क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित किया था और भारत को उसका हमले का उद्देश्य था बड़ी धनराशि प्राप्त करना, ठीक है। ये आपका अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछा है। चौथा नंबर प्रश्न आपको बोल रहा है कि महाराणा प्रताप किसके ऐतिहासिक युद्ध में मुगलों के खिलाफ खड़े खड़े खिलाफ लड़े थे, बताइए। जो महाराणा प्रताप थे किस युद्ध के ऐतिहासिक युद्ध में मुगलों के खिलाफ लड़े थे, बताइए। महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के ऐतिहासिक युद्ध में मुगलों के खिलाफ लड़े थे। तो ऑप्शन नंबर आप लोग इसका भी आप लोग एकदम सही कर लीजिए। 18 जून 1576 को ये युद्ध हुआ था, अ, हल्दी घाटी का युद्ध। तो इसमें महाराणा प्रताप थे जो मुगलों के खिलाफ लड़े थे। तो ऑप्शन नंबर भी इसका सही कर लीजिए दोस्तों। इस युद्ध में मुगल सेना के नेतृत्व में आमेर के राजा मानसिंह ने किया था, ठीक है। जो मुगलों की सेना के नेतृत्व वो आमेर के राजा मान सिंह ने किया था। इस युद्ध में मुगल सेना विजयी रही परंतु मान सिंह महाराणा प्रताप को पकड़ने में विफल रहे, ठीक है। चलिए आपका अगला प्रश्न, पांचवा नंबर प्रश्न आपको देखिएगा। आप पूछा पांचवा पूछा है कि वेन सांगा एक यात्री
है, बताइए वेन सांगा आपका कहाँ का एक यात्री आपसे पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो नाम से ही पता चल जाएगा आपका, वेन सांगा एक चीनी यात्री था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आप लोग सही किए, वेन सांगा आपका एक चीनी यात्री था, तो ऑप्शन नंबर जिसका भी सी है दोस्तों एकदम राइट हो जाएंगे। वह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, और भारत में 630 ईस्वी से 645 ईस्वी तक हो रहा था, मतलब लगभग 15 वर्ष तक हो रहा था, ठीक है। ये आपका अगला प्रश्न है। और उसने एक अपनी पुस्तक लिखी थी सीयू की में अपनी यात्रा तथा तत्कालीन भारत में विस्तृत विवरण दिया है, ठीक है। ये आपका अगला प्रश्न देखते हैं, पांचवा नंबर छठा नंबर प्रश्न आपका पूछा है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी किसे कहा जाता है, बताइए। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी किसे कहा जाता है? मदर टेरेसा, अमृत कौर, लीबाई या अरोड़ा आसफ अली? भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी किसे कहा जाता है, आपको पूछा है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी आपका अरुणा आसफ अली को कहा जाता है, जिसने भी इसको ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर दिया है, एकदम राइट हो जाएंगे। चलिए आपका अगला प्रश्न सातवां नंबर देखिए, आपसे क्या पूछेगी। चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग से इनकार करने वाला पहला भारतीय सिपाही कौन था? तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग से इनकार करने वाला आपका पहला भारतीय कौन था? तो ये थे आपके मंगल पांडे, ठीक है। तो जिसका भी ऑप्शन इसका सी है दोस्तों, तो राइट हो जाएंगे। वो 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का सिपाही थे, ठीक है। तो उसमें उन्हें चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग करने से इनकार किया था उन्होंने। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं, आठवां नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा है। आठवां आपसे पूछ रहा है कि यदि हम स्वयं या किसी और को किसानों से उनके श्रम का समस्त फल ले जाने देते हैं तो हमारे बारे में स्वशासन की लगभग कोई भावना नहीं है। हमारा मोक्ष केवल कृषक के माध्यम से आ सकता है, न तो वकील, न चिकित्सक, और न ही अमीर हमें बचाने वाले हैं। यह प्रसिद्ध कथन किसके द्वारा कहा गया है, बताइए। जो आपका ये 4 लाइन का कथन दिया गया है, ये किसके द्वारा कहा गया है? आपको एक बार आपस में आपको पढ़ के सुना देता हूँ। यदि हम स्वयं या किसी और को किसानों से उनके श्रम का समस्त फल ले जाने देते हैं तो हमारे बारे में स्वशासन की लगभग कोई भावना नहीं है। हमारा मोक्ष केवल कृषक के माध्यम से आ सकता है, न तो वकील, न चिकित्सक, न ही अमीर हमें बचाने वाले हैं। यह कथन जो आपका दिया गया है, यह कथन किसका है, आपको पूछा गया है। तो यह आपका कथन है महात्मा गांधी जी का। ऑप्शन नंबर इसका आप लोग सी कर लीजिए, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि यदि हम स्वयं या किसी और को किसानों से उनके श्रम का समस्त फल ले जाने देते हैं तो हमारे बारे में स्वशासन की लगभग कोई भावना नहीं है। हमारा मोक्ष केवल कृषक के माध्यम से आ सकता है, न तो वकील, न चिकित्सक, न ही अमीर हमें बचा सकते हैं। यह आपका प्रसिद्ध कथन जो है महात्मा गांधी जी, एम के गांधी का हो जाएगा, जिसका मतलब महात्मा गांधी है। तो ऑप्शन नंबर आप लोग सी कर लीजिए। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं, 9वां नंबर आपसे क्या पूछा है। वंदे मातरम गीत पहली बार किस पुस्तक में प्रकाशित हुआ था? तो आपका वंदे मातरम गीत है, पहली बार आपका पूछा गया किस पुस्तक में प्रकाशित हुआ था? सीताराम, आनंद मठ, गीतांजलि या द हिंदू? वंदे मातरम आपका सबसे पहली बार प्रकाशित हुआ था आनंद मठ पुस्तक में, तो ऑप्शन नंबर इसका आप लोग बी सही कर लीजिए। वंदे मातरम जो आपका है वो पुस्तक है आनंद मठ, इसमें प्रकाशित सबसे पहली बार हुआ था। ये आपका अगला प्रश्न देखते हैं, 10वां नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछा गया। निम्नलिखित में से किस स्थान पर ब्रिटिश नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने समुद्री पानी से नमक बनाया? ये बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर ब्रिटिश नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने समुद्री पानी से नमक बनाया था? साबरमती में, खेड़ा में, दांडी में या कच्छ में? जो आपका दांडी है, यहाँ पर गांधी जी ने सर्वप्रथम समुद्री पानी का उपयोग करके नमक बनाया था ब्रिटिश नमक कानून तोड़ने के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आप लोग सही के लिए, ऑप्शन सी इसका भी दोस्तों राइट हो जाएंगे। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं, 11वां नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछा है, रहेगी। भारत में किस समुद्री तट कौन सा समुद्री तट सबसे लंबा समुद्री तट है, बताइए।
भारत में कौन सा समुद्री तट है जो सबसे लंबा समुद्री तट है? जुहू, कोलम, कालंगट या मरीना? तो भारत में जो आपका मरीना है ये समुद्री तट सबसे लंबा समुद्री तट है। तो ऑप्शन नंबर इसका आप लोग डी से सही कर लीजिए। जिसका भी ऑप्शन डी है दोस्तों एकदम राइट हो जाएंगे। ठीक है, सबसे लंबा समुद्री तट आपका मरीना हो जाएगा। ये लगभग 6 किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, तो ये आपका स्थित कहाँ है? एक मिनट रुकिए। तो यह तमिलनाडु तट के चेन्नई शहर में बना हुआ समुद्र का प्राकृतिक किनारा है, जो उत्तर में फोर्ट सेंट जॉर्ज से शुरू होता है तथा दक्षिण में फोरसोर स्टेट तक जाता है। ये आपका इतना लंबा लगभग 6 किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, मरीना जो समुद्री तट बीच है आपका 6 किलोमीटर में फैला है। चलिए आपका अगला प्रश्न 12 नंबर है, मानसरोवर झील से किस नदी का उद्गम हुआ है? जो आपकी मानसरोवर झील है इससे आपका किस नदी का उद्गम हुआ है आपसे पूछा है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मानसरोवर झील से आपका ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम हुआ है। तो ऑप्शन नंबर इसका ये आप लोग सही कर लीजिए। क्या भी ऑप्शन डी सी है वो सही हो जाएंगे। चलिए आपका अगला प्रश्न, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेती है? सही है, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेती है? तो ये अपना समय लेती है 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड। पूरे के पूरे 24 घंटा नहीं होते, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड। इतने में अब जो पृथ्वी होती है अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करती है। तो आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ये आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है। 14वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है? बताइए भारत किस गोलार्ध में स्थित है? पश्चिमी और पूर्वी में, उत्तर और पूर्वी में, पश्चिम और पूर्वी और पश्चिम में, या पश्चिम और दक्षिणी में? भारत आपका किस गोलार्ध में स्थित है? तो आपका उत्तर और पूर्वी जो गोलार्ध है भारत यहाँ पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर आप लोग का बी सही कर लीजिए। आपका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए आपका अगला प्रश्न 15 नंबर देखिए, आपका बोला है कि वह शब्द चुनिए जो अन्य शब्दों से सबसे कम मिलता है। वह शब्द चुनिए जो अन्य शब्दों से सबसे कम मिलता है। तो कौन सा शब्द है जो सबसे कम मिलता है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्टिक महासागर या लाल सागर? जो आपका लाल सागर दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। जो लाल सागर शब्द है अन्य चारों शब्दों में सबसे कम मिलता है, क्योंकि यह तीनों महासागर शब्द हैं जबकि लाल सागर एक सागर है सिर्फ। ठीक है, तो ऑप्शन आप लोग का इसमें डी सही हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। 16 नंबर आपका क्या पूछा जाएगा, वास्तविक जीडीपी और नाम मात्र जीडीपी के बीच क्या अंतर है? तो आपका वास्तविक जीडीपी होता है और एक नाम मात्र जीडीपी होता है, उसके बीच का आपको अंतर पूछा है, तो बताइए क्या होता है। वास्तविक जीडीपी और नाम मात्र जीडीपी के बीच आपका अंतर होता है आधार वर्ष से चालू वर्ष तक कीमत स्तर में परिवर्तन। ठीक है, आधार वर्ष से चालू वर्ष तक कीमत स्तर में परिवर्तन आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर आप सभी का ए सही हो जाएगा। जब इसका ऑप्शन ए उत्तर दिया दोस्तों राइट हो जाएंगे। चलिए आप 17 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा गया, सरकार कर क्यों लागू करती है? बताइए राइट आंसर क्या होगा। सरकार जो है आपका कर क्यों लागू करती है? अमीरों से धन के संचय की जांच कराने के लिए, या राज्य की कार्यप्रणाली चलाने के लिए, या कमजोर वर्गों का उत्थान करने के लिए, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ये इसका क्या राइट हो जाएगा। जो आपका कर होता है यानी कि टैक्स, वो सरकार क्यों लागू करती है? सरकार कर इसलिए लागू करती है राज्य की कार्यप्रणाली चलाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर इसका बी आप लोग सही कर लिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सरकार जो है कर इसलिए लागू करती है ताकि राज्य की कार्यप्रणाली चल सके। ठीक है, तो ऑप्शन इसका बी आप लोग सही कर लीजिए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आपका अगला प्रश्न 18 नंबर देखिए, आपसे क्या पूछा है। अपना 18 नंबर पूछा है कि ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है? बताइए, तो आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन है ये क्या है? ओपन मार्केट आपका होता है सरकार द्वारा सर्वोत्तम प्रतिभूतियों की बिक्री। ठीक है, जो ओपन मार्केट होता है आपका सरकार द्वारा सर्वोत्तम प्रतिभूतियों की बिक्री होती है। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा दोस्तों। जब सरकारी प्रतिभूतियों की खुले बाजार में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अन्य वित्तीय संस्थाओं के साथ खरीदी
बिक्री की जाती है, तो इसे ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं। आप लोग ऑप्शन इसका सी आप लोग सही कर दिए। यह अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली मौद्रिक नीति का एक महत्वपूर्ण मात्रक है। तो ऑप्शन सी आप सभी का सही हो जाएगा। चलिए 19वां नंबर आपका प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की पुनर्संरचना का मुख्य चरण क्या है, बताइए। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की पुनर्संरचना का आपका मुख्य चरण क्या है पूछा है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था की पुनर्संरचना का मुख्य चरण आपसे पूछा है। तो देखिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था की पुनर्संरचना का मुख्य चरण में आपके मजदूरों का समान अवसर मिले, किसानों का कल्याण हो और भूमिहीन निर्धन व्यक्तियों का सम्मान हो। ठीक है, ये आपका तीनों का तीनों सही हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका सही के लिए उपयोग तो सभी सही हो जाएगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की पुनर्संरचना का मुख्य चरण है मजदूरों का समान अवसर मिले, किसानों का कल्याण हो, भूमिहीन निर्धन व्यक्तियों को सम्मान मिले। ये आपका तीनों का तीनों राइट हो जाएगा ग्रामीण अर्थव्यवस्था पुनर्संरचना के लिए, जिसका भी ऑप्शन डी है दोस्तों, ये राइट हो जाएंगे। चलिए आपका अगला प्रश्न। MSY का विस्तारित कीजिए, बताइए MSY को विस्तारित कीजिए तो क्या हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा। MSY का फुल फॉर्म आपसे पूछा है तो बताइए। MSY का फुल फॉर्म होता है महिला समृद्धि योजना। ठीक है, महिला समृद्धि योजना 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं में बचत की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा यह योजना चलाई जा रही है। यह योजना 2 अक्टूबर 1993 से संचालित की जा रही है। ठीक है, महिला समृद्धि योजना। ये आपका किसान प्लस आपका क्या है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसके दर्शन के अंतर्गत आती है, बताइए। जो राज्य के नीति निर्देशक के तत्व है वो बताइए किसके दर्शन के अंतर्गत आते हैं। समाजवाद, आदर्शवाद, सर्वोदय, लोकतांत्रिक केंद्रीकरण। तो इसका राइट आंसर दे दिया आप सभी लोग, क्या हो जाएगा। तो राज्य के नीति निर्देशक के तत्व जो होते हैं वो समाजवाद के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका आप लोग ये सही कर लीजिए, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। तो नीति निर्देशक तत्वों के संबंधित अनुच्छेद में समाजवादी विचारधारा का वर्णन किया गया है। जैसे अनुच्छेद 38 में लोकसभा कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय द्वारा सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित कराना एवं अवसरों की समानता को स्थापित कराना। ठीक है, और जो आपका अनुच्छेद 39 में है उसमें दिया है समान न्याय और निःशुल्क विविध विधिक सहायता पाने का अधिकार। ऑप्शन ये इसका राइट हो जाएगा। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व समाजवाद के दर्शन के अंतर्गत आते हैं। चलिए 22 नंबर आपका क्वेश्चन दिया गया है कि सरकार के संसदीय प्रारूप का प्रथम प्रथम बार प्रारंभ हुआ था, बताइए। सरकार के संसदीय प्रारूप का प्रथम बार प्रारंभ कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर दीजिए आप सभी लोग, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कब नहीं कहाँ हुआ था इसे पूछा है। तो सरकार के संसदीय प्रारूप का प्रथम बार प्रारंभ कहाँ हुआ था, ये हुआ था आपका ब्रिटेन में। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। भारत में संसदीय शासन की प्रणाली को अपनाया गया था ब्रिटेन से। भारतीय संविधान में यह व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है, भारतीय संसद के 3 अंग को मिलाकर बनी है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। चलिए 23वां प्लस आपका देखते हैं कि आपसे क्या पूछ रहे हैं। 23वां पूछा है आपसे कि प्रथम संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो प्रथम संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष बताइए आपका कौन थे। जो आप प्रथम संविधान सभा के आपके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। कैबिनेट मिशन की संतुष्टि के आधार पर जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। 11 दिसंबर 1946 को सभा की दूसरी बैठक हुई थी, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका आप लोग सभी लोग बी सही कर लीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहली संविधान सभा में कोई नियुक्त नहीं हुआ था, लेकिन दूसरी संविधान सभा में जो आपकी बैठक हुई थी 1946 में, 11 दिसंबर 1946 को, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था।
और आपका पहला संविधान सभा की बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। तो चलिए आपका ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछेगा, फजल अली आयोग की रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत हुई थी। फजल अली आयोग की रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत हुई, बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। फजल अली आयोग की आपकी जो रिपोर्ट थी वो प्रस्तुत हुई थी 1956 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर इसका बी आप लोग सही कर लीजिए। इस रिपोर्ट के अनुसार भाषा व संस्कृति के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का प्रावधान किया गया था। ठीक है, ऑप्शन सी जिसका आंसर तो दोस्तों राइट हो जाएगा। फजल अली आयोग की रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी, तो 1956 में, जिसमें भाषा व संस्कृति के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का प्रावधान किया गया था। 25वां नंबर प्रश्न आपका है 5 नंबर, संविधान में कितनी अनुसूचियां बताइए। आपके जो संविधान में है कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो वर्तमान में आपकी तो 12 हैं, तो आपका अभी 12 अनुसूचियां हो जाएगी। आपके जो मूल थे वहाँ पे 8 अनुसूचियां हो जाएगी, जो आपके मूल संविधान थे। जब पहली बार संविधान आपका बना था तो वहाँ पे 8 अनुसूचियां थी। ऑप्शन इसमें तो अभी संविधान में कुल कितनी वो अनुसूचियां अभी पूछा है, तो इसका भी 12 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अभी सवाल प्रश्न आपका देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शरीर के बाहर खाद्य पदार्थ का अपघटन करके फिर से उसे अवशोषित करने वाले जीवों का एक उदाहरण नहीं है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक शरीर के बाहर खाद्य पदार्थ का अपघटन करके फिर उसे अवशोषित करने वाले जीव का उदाहरण नहीं है। ब्रेड, फफूंदी, यीस्ट, मशरूम या अमरबेल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो आपके ब्रेड, फफूंदी, यीस्ट और मशरूम होते हैं, ये शरीर के बाहर खाद्य पदार्थों का अपघटन करके उसे फिर से अवशोषित करने वाले जीवों के उदाहरण है। जबकि जो अमरबेल है ये पीले रंग का एक लता है जो बबूल, कीकर तथा बेर पर लिपटी रहती है। और यह एक शाकीय परजीवी है जिसमें पत्तियों का हरिम का पूर्णतः अभाव होता है। ऑप्शन नंबर आप लोग इसका डी सही कर लीजिए। ऑप्शन इसका जो अमरबेल है ये एक शरीर के बाहर खाद्य पदार्थों का अपघटन करके उसे फिर से अवशोषित करने वाले जीवों का उदाहरण हो जाएगा अमरबेल। ऑप्शन बी जिसका ऑप्शन डी जिसका है दोस्तों राइट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 27 नंबर, अमाशय में प्रोटीन को पेप्टाइड्स के रूपांतरित करने वाला एंजाइम बताइए। तो अमाशय में प्रोटीन को पेप्टाइड्स में रूपांतरित करने वाला आपका एंजाइम कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर दीजिए आप सभी लोग। पाचन प्रक्रिया के दौरान पेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन को पेप्साइड और अमोनियो अम्ल के विखंडित कर देता है। ठीक है, तो ऑप्शन ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। जो अमाशय में प्रोटीन को पेप्साइड को रूपांतरित करने वाला आपका एंजाइम पेप्सिन होता है। इससे प्रोटीन सरलतापूर्वक आंतों द्वारा अवशोषित हो जाती है। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, बेकिंग सोडा है, बताइए क्या है। बेकिंग सोडा एक प्रकार का क्या है आपका, तो बेकिंग सोडा आपका होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का ए आप लोग राइट कर लीजिए। इसका ए राइट हो जाएगा। इसका सूत्र होता है NaHCO3 HCO। ठीक है, ये अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत धारा की एसआई इकाई बताइए क्या है। क्योंकि विद्युत धारा की एसआई इकाई आपकी पूछा गया तो क्या हो जाएगा। तो विद्युत धारा की आपकी एसआई इकाई एम्पेयर होती है। तो ऑप्शन डी आप लोग सही कर लिए, एम्पियर राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। या नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 9 होगा 30। तो निम्नलिखित में से षष्ठकोणीय क्रिस्टल प्रणाली का उदाहरण बताइए। तो षष्ठकोणीय होता है इस तरह, जिसके षष्ठभुज आपने पढ़ा होगा प्रकार की क्रिस्टल प्रणाली का उदाहरण आपसे पूछा है, तो इसका बताइए कौन सा सही राइट आंसर हो जाएगा। जो आपका ZNO हो ये राइट हो जाएगा। ये षष्ठकोणीय क्रिस्टल प्रणाली का उदाहरण है ZNO।
जिंक ऑक्साइड जिसको बोलते हैं, आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नहीं 36 आपका हिंदी का क्वेश्चन है। निर्जीव वस्तुओं को जड़ निर्जीव वस्तुओं को जड़ भी कहा जाता है तथा सजीव वस्तुओं को, बताइए। रिक्त स्थान आपको बनना है। निर्जीव वस्तुओं को जड़ भी कहा जाता है तथा सजीव वस्तुओं को और क्या कहा जाएगा? निर्जीव वस्तुओं को जड़ भी कहा जाता है तथा सजीव वस्तुओं को आपका चेतन भी कहा जाता है। तो ऑप्शन इसका डी सही कर लीजिए, आपका डी ऑप्शन नंबर इसमें राइट हो जाएगा। ये नेक्स्ट प्रश्न 37 नंबर आपका, हमसे राष्ट्र के रिक्त स्थान प्रहारी बनो। हमसे नहीं है, सॉरी, हमेशा राष्ट्र के रिक्त स्थान प्रहारी बनो। तो बताइए इसमें क्या है? सजग, दुर्जन, सज्जन या जग? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमेशा राष्ट्र के सजग प्रहारी बनो। राइट आंसर हो जाएगा सजग। ठीक है, हमेशा राष्ट्र के सजग प्रहारी प्रहरी प्रहरी बनो। ठीक, प्रहरी दिया है, प्रहारी नहीं दिया है, प्रहरी दिया है, तो प्रहरी पढ़िए इसको। हमेशा राष्ट्र के प्रहरी बनो, सॉरी, हमेशा राष्ट्र के सजग प्रहरी बनो। राइट आंसर हो जाएगा हमेशा राष्ट्र के सजग प्रहरी बनो। आपका नेक्स्ट है खर शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। अरे इसका पर्यायवाची आपसे पूछा है तो बताइए क्या हो जाएगा? खर शब्द का आपका पर्यायवाची होता है गधा। ठीक है, गधा जो दिया गया आपका खर शब्द का पर्यायवाची होता है। तो ऑप्शन इसमें डी आप लोग सही कर लीजिए। तो और पर्यायवाची सुन क्या होते हैं? तो करतब, रासव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखते हैं 39 नंबर आपसे क्या पूछा गया, महर्षि शब्द में कौन सी संधि लगी है? तो बताइए आपका जो महर्षि शब्द दिया गया है इसमें कौन सी संधि संधि लगी है? महर्षि शब्द में आपकी गुण संधि लगी है। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी सही करिए। जो महर्षि शब्द दिया गया है इसमें आपकी गुण संधि लगी है। इसका संधि होता है महाधन ऋषि। महाधन ऋषि का सही संधि होता है। और यहाँ पर जो आ और री होता है इसको मिलाकर आपका अर बनता है, अर। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन 40 नंबर आपका क्या पूछेगा, गीतकार में कौन सा समास लगा है? बताइए आपका जो गीतकार शब्द दिया गया इसमें कौन सा समास? गीतकार जो दिया गया इसका समास विग्रह होता है गीत को रचने वाला। ठीक है, बताइए अब इसका तो समास विग्रह भी बता दे, तो इसका बताइए आपका समास है। तो इसमें तत्पुरुष हो जाएगा, तत्पुरुष समास लगा है, गीत रचने वाला का यह पूर्व पद। इसमें यहाँ पे देखिए क्या देगा, जो गीत दिया गया वो गौड़ है, उत्तर प्रदेश का कार वो प्रधान है। जो आपका गौड़ पद इसमें है गीत है, जो आपका प्रधान पद है वो कार है। तो दोनों पदों के मध्य वो कारक का चिन्ह का लोप होने के कारण पर तत्पुरुष समाज के अंतर्गत आ जा रहा है ये। तो इसका डी आप लोग सही के लिए, इसका ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे देखते हैं। 51 नंबर आपसे पूछा है, देश भर में 25 जनवरी 2021 को 11वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। वर्ष 2021 में इस दिवस का मुख्य विशेष क्या था? सही है, आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है, 2021 से पूछा गया है। देश भर में 25 जनवरी 2021 को 11वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। वर्ष 2021 को इस दिवस का मुख्य विशेष क्या था? बताइए। तो मतदाताओं को सशक्त, सतर्क, सुरक्षित और जानकार बनाना आपका राइट आंसर हो जाएगा। मतदाताओं को सशक्त, सतर्क और सुरक्षित बनाना जो 2021 में मतदाता दिवस के रूप में मनाया गया। तो 2021 में इस दिवस का मुख्य विषय यही था कि मतदाताओं को सशक्त, सतर्क और सुरक्षित और जानकार बनाना। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर पर दिया गया, मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 पुस्तक के लेखक कौन है? तो मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 पुस्तक के लेखक आपसे पूछेगा, तो इसका राइट आंसर दीजिए। आप सबका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 पुस्तक के लेखक आपके चंद्रमाल कुमावत हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी आप लोग से के लिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो 17 विदेश यात्राओं का उल्लेख है इसमें, इसका प्रकाशन जनवरी 2021 में 16 में
प्रवासी दिवस को पर किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, गुजरात सरकार ने हाल ही में ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है, बताइए। गुजरात सरकार से जो आपका ड्रैगन फ्रूट है उसका नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है। तो गुलाम बम फ्रूट, ठीक है। गुलाब बम फ्रूट, सॉरी गुलाब गुलाबम फ्रूट फ्रूट गुलाबम फ्रूट आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो गुजरात सरकार है हाल ही में ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर गुलाबम फ्रूट नाम रखने के लिए घोषणा की है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 54 नंबर आपका, क्या है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या है, बताइए। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है वो क्या है आपका। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है वो क्या है। नए संसद भवन के लिए आवास, सॉरी, पर आपको पूछा गया है ना। ये 54 नंबर का आंसर हो जाएगा। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट आपका क्या हो जाएगा। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट आपका है नए संसद भवन के लिए औसत अवसंरचनात्मक निर्माण परियोजना। ऑप्शन नंबर सी आप लोग सही कर लिए। जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है वो आपका है नए संसद भवन के लिए अवसर संरचनात्मक निर्माण परियोजना। औसत संरचनात्मक निर्माण परियोजना आपका राइट हो जाएगा। नए नए संसद भवन के लिए औसत संरचनात्मक निर्माण परियोजना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर आपका पूछा गया है, जून 2021 में निम्न में से किसे वर्ष 2021 के प्रतिष्ठान इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है। जून 2021 में निम्न में से किसे वर्ष 2021 के प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का। जून 2021 में प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार से फ्रांस के वयोवृद्ध उपन्यासकार उपन्यासकार डेविड डियोप को प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी आपके लिए राइट के लिए, डेविड डियोप। जो आपका बुकर प्राइज मिला है 2021 का वो आपको मिला है डेविड डियोप को, ठीक है। इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 56 में देखिए क्या, किन शहरों के मध्य देश की पहली एयर टैक्सी सेवा की शुरुआत हुई है, बताइए। किन शहरों के मध्य देश की पहली एयर टैक्सी सेवा की शुरुआत हुई है। ये शुरू है चंडीगढ़ से हिसार, आपका राइट आंसर होगा। चंडीगढ़ से हिसार जो है शहरों के मध्य आपकी मध्य जो आपके देश में पहली एयर टैक्सी सेवा की शुरुआत हुई है, ठीक है। चंडीगढ़ से हिसार का नेक्स्ट क्वेश्चन किस क्या पूछेगा, नुब्रा एडवेंचर क्लब द्वारा आयोजित पहली बार बर्फ पर चढ़ने का उत्साह का आयोजन क्या कहाँ संपन्न हुआ। नुब्रा एडवेंचर क्लब द्वारा आयोजित पहली बार बर्फ पर चढ़ने का उत्साह कहाँ आयोजन कहाँ संपन्न हुआ, बताइए। ये आयोजन आपका संपन्न हुआ था लद्दाख में। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही कर लीजिए। पूरा एडवेंचर क्लब द्वारा आयोजित जो पहली बार बर्फ पर चढ़ने का उत्साह का आयोजन जो था वो आपका लद्दाख में संपन्न हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन का डी बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर देखिए क्या पूछेगा, भारत में किस राज्य में प्रथम स्पेस टेक पार्क की स्थापना की गई है, बताइए। भारत में किस राज्य में प्रथम स्पेस टेक पार्क की स्थापना की गई है। कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या केरल। ये आपकी केरल में स्थापित की गई है। भारत में आपका प्रथम स्पेस टेक पार्क की जो स्थापना है वो केरल में की गई। तो इसका ये आप लोग सही कर लीजिए। आपका डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 59 बार से पूछा गया कि मई 2021 के किस मंत्रालय ने युवा लेखकों को प्रशिक्षित प्रशिक्षित करने के लिए युवा प्रधानमंत्री योजना की शुरुआत की है, बताइए। किस मंत्रालय ने युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए युवा प्रधानमंत्री योजना की शुरुआत की है मई 2021 में। ये शुरुआत की है आपकी शिक्षा मंत्रालय ने। तो ऑप्शन नंबर इसका ये राइट हो जाएगा दोस्तों। शिक्षा मंत्रालय है इसने युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए युवा प्रधानमंत्री योजना की शुरुआत की है मई 2021 में। ये आप लोग सही कर लीजिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नंबर है FSSAI
द्वारा किस रेलवे स्टेशन को देश का प्रथम इट राइट स्टेशन प्रमाणित किया गया है? बताइए। FSSAI द्वारा किस रेलवे स्टेशन को देश का प्रथम इट राइट स्टेशन प्रमाणित किया गया है? तो इसका राइट आंसर दीजिए आप सभी लोग। तो ये आपका प्रमाणित किया गया है मुंबई सेंट्रल को। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा दोस्तों। जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर किया है उत्तर एकदम राइट हो जाएंगे। FSS द्वारा मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन को देश का प्रथम इट राइट स्टेशन प्रमाणित किया गया है। ठीक है। 61 नंबर देखिए क्या पूछेगा। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत का मुक्त व्यापार करार नहीं है? राइट आंसर दीजिए आप सभी लोग। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत का मुक्त व्यापार करार नहीं है? भारत का ब्राजील के साथ मुक्त व्यापार करार नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी आप लोग सही कर लीजिए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। परंतु दक्षिण कोरिया 2021, 2010 और जापान 2011 तथा थाईलैंड 2003 के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया गया है। मुक्त व्यापार करार समझौता दो या दो से अधिक देशों के बीच या एक देश और एक व्यापार ब्लॉक के बीच की व्यवस्था है। यह वस्तु और सेवाओं के व्यापार पर टैरिफ को समाप्त करने या कम करने के लिए प्राथमिकता देता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 62 नंबर आपका पूछा गया। कॉमनवेल्थ सेंटर कहाँ स्थित है? जो कॉमनवेल्थ सेंटर आपसे कहाँ पूछा है, कहाँ स्थित है? ओटावा में, लंदन में, जॉनबर्ग में, जोहान्सबर्ग में या दुबई में? जो कॉमनवेल्थ है आपका सेंटर, ये आपका लंदन में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका बी आप लोग सही कर लीजिए। तो भी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। 63 नंबर आपसे पूछा गया। अमृत का आशय बताइए। तो अमृत का आशय आपको मतलब पूछा है कि इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? अमृत जो दिया गया है इसका फुल फॉर्म बताइए क्या हो जाएगा। अमृत का आशय होता है अटल मिशन फॉर रिजुवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। बस ये इसका राइट हो जाएगा। अटल मिशन फॉर रिजुवेशनल रिजुवेशनल एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो अमृत का आशय दिया गया है। यह वर्ष 2015 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इस योजना का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों को बुनियादी संरचनाओं में सुधार करना है। यह योजना के अंतर्गत 100 शहरों को स्मार्ट सिटी और 500 शहरों को अमृत शहर के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। यह योजना शहरी विकास मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ये आप लोग राइट कर लीजिए। जो अटल मिशन फॉर रिजुवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से हो जाएगा। 64 नंबर आपका भांगड़ा किस राज्य का राजकीय लोक नृत्य है? ये तो सबको पता होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप सब लोग। भांगड़ा है ये आपका पंजाब का राजकीय लोक नृत्य हो जाएगा। पंजाब भांगड़ा एक जीवंत लोक नृत्य एवं संगीत लोक नृत्य है। ठीक है आपका। तो ऑप्शन नंबर इसका बी आप लोग राइट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 65 नंबर क्या दिखा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है बताइए। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आपसे पूछा गया कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर आप सभी लोग दीजिए। आपका जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होता है ये बनाया जाता है 21 जून को। तो ऑप्शन नंबर इसका आप सभी लोग बी सॉरी डी आपके ऑप्शन नंबर इसका डी आप सभी लोग सही कर लीजिए। नंबर डी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है 21 जून को। और ये दिन जो 21 दिन होता है जो 21 जून का दिन होता है वो वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। पहली बार यह दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था। ठीक है। इसकी शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर है। किस देश का बुल फाइटिंग राष्ट्रीय खेल बताइए। जो का बुल फाइटिंग खेल होता है वो किस देश का राष्ट्रीय खेल है? स्कॉटलैंड, अर्जेंटीना, स्पेन या हॉलैंड? बुल फाइटिंग स्पेन का राष्ट्रीय खेल है। तो ऑप्शन नंबर इसका आप लोग सही कर लीजिए। बुल फाइटिंग है स्पेन का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा। यह खेल मनुष्य और बैल जो आपके होते हैं उनके बीच में होता है।
स्पेनिश बुल फाइटिंग में प्रतियोगियों को सीधे सीधे बैलों के सींग पकड़कर उससे लड़ना होता है। इसमें खिलाड़ी डंडे, रस्सी, हंटर, लाल कपड़ा आदि का प्रयोग करते हैं। इसमें प्रतिभागी का बैलों के सींग पकड़ने, उन्हें चोट पहुंचाने और उनसे उन्हें उसे भड़काने की आज़ादी होती है। स्पेन की राजधानी बर्स बार्सिलोना में स्पेन का सबसे बड़ा बुल अखाड़ा है। तो याद रखिएगा। 67 नंबर आपका दिया गया, निम्न में से किसको मैक्सेस पुरस्कार नहीं मिला है? जो मैक्सेस पुरस्कार बताइए, इन चारों में से आपको किसको नहीं मिला है? तो विश्व मोहन भट्ट को आपका जो मैक्सेस पुरस्कार है ये नहीं मिला है। विश्व मोहन भट्ट को। ऑप्शन नंबर इसका सी आप सभी राइट कर लीजिए। विश्व मोहन भट्ट को रोमन मैक्सेस पुरस्कार नहीं मिला है। ये भारतीय संगीत से संबंधित हैं तथा इन्हें भारत सरकार ने वर्ष 2002 में पद्मश्री से सम्मानित किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 68 नंबर क्या दिया गया? 68 नंबर आपको पूछा है, बेटों वाली विधवा किसके द्वारा लिखी गई लघु कथा? बताइए, बेटों वाली विधवा किसके द्वारा लिखी गई लघु कथा है? कमलेश्वर, प्रेमचंद, किस्मत चुगताई या खलील जिब्रान? तो बेटों वाली विधवा हिंदी के महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई लघु कथा है। ऑप्शन नंबर इसका तो सी बी सही कर लीजिए, राइट आंसर हो जाएगा। यह मुंशी प्रेमचंद की कहानियों में से एक महत्वपूर्ण कहानी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 69 नंबर आकर क्या पूछा गया? कोटाला पैलेस जो कि एक सतमंजिला भवन है किससे संबंधित है? कोटाला पैलेस है जो कि एक सतमंजिला भवन है, बताइए आप लोग किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका संबंधित है दलाई लामा से। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही के लिए, जो दलाई लामा दिया गया है आपका इससे संबंधित है पोटाला पैलेस। जो पोटाला पैलेस तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र की राजधानी ल्वासा में अवस्थित है। ठीक है। जो वर्ष 1959 तक दलाई लामा का आवास था। वर्ष 1994 में इसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में स्थान दिया गया है। ठीक है। तो नंबर ये आप लोग सही कर लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा पोटाला पैलेस जो कि 7 मंजिला भवन है, दलाई लामा से संबंधित हो जाएगी। आपका आखिरी प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार विजेता विनेश फोगाट किस खेल से संबंधित बताइए? तो अर्जुन पुरस्कार विजेता विनेश फोगाट है, बताइए किस खेल से संबंधित है? तो आपके संबंधित है कुश्ती से। तो ऑप्शन नंबर इसका बी एस सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। विनेश फोगाट प्रसिद्ध भारतीय कुश्ती पहलवान है। विनेश फोगाट हरियाणा के भिवानी से संबंधित है। यह राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कुश्ती पहलवान बनी। वर्ष 2016 में भारत सरकार ने खेल मंत्रालय द्वारा अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया था। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्लास में जोड़ने की कोशिश कीजिए। और अभी आप सीरियस हो जाइए, आपकी क्लासेस रेगुलर बेसिस पे आ रही हैं और क्लास देखने की कोशिश कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए हम आपसे मिलते हैं आपके अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत। आप सभी का शुक्रिया क्लास में जुड़ने के लिए।